बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे से। पीएम मोदी की जापान यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका कारण जापान से जुड़े फैक्टर्स हैं। बात चाहे विदेशी निवेश की हो, तकनीक की हो, रक्षा व्यापार की हो, जापान भारत की बड़ी मदद कर सकता है। जिस तरह से जापान और भारत ने नौसेना के लिए रडार बनाया, उससे रक्षा क्षेत्र में भविष्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हम इससे आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित होगा। अमेरिकी टैरिफ के सामने भारत और जापान का गम एक जैसा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को गहरा नुकसान होने की आशंका है, ठीक उसी तरह जापान की अर्थव्यवस्था को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो पहुंचने से पहले ही जापान ने ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए अपने व्यापार वार्ताकारों को अमेरिका जाने से रोक दिया। जापान के व्यापार वार्ताकार रेयोशी अकाजावा ने आखिरी समय में अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। सवाल है कि क्या टैरिफ की घेराबंदी में जुटे भारत के लिए जापान सबसे अहम कड़ी साबित होगा। जापान के वार्ताकारों के अमेरिकी दौरा रद्द करने से अमेरिका में किया जाने वाला $550 अरब का निवेश खतरे में पड़ गया है। I just signed the largest trade deal in history. I think maybe the largest deal in history with Japan. We worked on it long and hard, and it's a great deal for everybody. I always say it has to be great for everybody. It's a great deal. A lot different from the deals in the past, I can tell you that. इस तरह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और जापान के एक हालात इस रिश्ते को नए सिरे से करीब आने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। पिछले साल दिसंबर तक जापान का कुल निवेश $43.2 बिलियन था, जो 2023-24 में $3.1 बिलियन और 2024-25 में $1.36 बिलियन रहा। इस तरह जापान लगातार भारत में निवेश कर रहा है, जो इस अनिश्चित विश्व में बड़ी बात है। भारत की कोशिश इस दोस्ती को सेमीकंडक्टर से लेकर क्लीन एनर्जी तक ले जाने की है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के लिहाज से भी जापान की यात्रा बहुत अहम है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने का एक कदम है। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। भारत और जापान दोनों चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक सोच रखते हैं। इसलिए चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का यहां आना चीन को भी साफ साफ संदेश कहा जा रहा है। आधे गुजरात में लोग मानसून की मार झेल रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत तबाही में बदल रही है। नदियां उफान मार रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ कहर से बनकर कोहराम मचा रही है। अलग अलग जगहों पर कैसे आसमानी आफत से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, देखिए। गुजरात में फिर दिखने लगा कुदरत का कहर। सैलाब से शहर शहर तबाही। नदियों में उफान, मुश्किल में फंसी जान। सैलाब के बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद।
तबाही के बीच जिंदगी के लिए जंग की ये तस्वीरें छोटा उदयपुर की है। यहाँ एक युवक घमनी नदी पार करते हुए बीच भंवर में फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और पानी के तेज प्रवाह में बहने लगा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते गांव वाले मदद के लिए मौके पर पहुंचे, युवक को बचा लिया। छोटा उदयपुर में बारिश कैसे कहर बरपा रही है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। ये युवक नदी के तेज धार के बीच फंस गया। किस्मत अच्छी थी कि पास में एक पेड़ था। युवक जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ा और पेड़ के सहारे ही घंटों तक खुद को सुरक्षित रखा। बाद में गांव वाले मौके पर पहुंचे, किसी तरह युवक तक एक रस्सी पहुंचाई और इसी रस्सी के सहारे युवक को सही सलामत बाहर निकाला गया। नवसारी जिले के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश से कावेरी और अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ गया। कावेरी नदी का जलस्तर 4 घंटे में 9 फीट तक बढ़ गया। अब ये नदी खतरे के निशान यानी 19 फीट ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कावेरी नदी में तड़केश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। इन हालातों के बीच जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। नवसारी और डांग जिला के ऊपरी इलाके में जो बारिश हो रही है, वो बारिश के चलते कावेरी नदी जो है वो अपने उफान पे है। हम जो यहाँ हैं चिखली नदी, चिखली जो तहसील है, चिखली का तड़केश्वर मंदिर जो यह पानी में अभी पूरी तरह से गरकाव हो चुका है। जो मंदिर है वो वहाँ से करीबन 19 फुट ये जो कावेरी नदी है उसका खतरे का निशान है और खतरे के निशान के थोड़ा सा ऊपर यानी कि 20 फुट अभी एक कावेरी नदी जो है वो बह रही है। यहाँ का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके चलते जो प्रशासन है उन्होंने कई गाँवों के लोगों को यहाँ पे सतर्क किया हुआ है और सूचना दी हुई है कि अगर ये इस तरह से पानी बढ़ता रहे तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर अपने आप चले जाए। देखने जाए तो ये कावेरी नदी के जो गंडदेवी और नौशारी वासदा जितने भी तहसील है वहाँ के आसपास के करीब 32 और डांग जिले के 10 यानी कि कुल मिलाकर 42 जो मार्ग है वो मार्ग ओवरटॉपिंग के वजह से यहाँ पे यातायात को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। वहीं डांग जिले की अंबिका नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। पानी का प्रवाह ऐसा है कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। भारी बारिश से नवसारी और डांग में 42 सड़कें प्रभावित हुई। लो लेवल के ज्यादातर ब्रिज यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए। एक तरफ यहाँ बाढ़ के कहर ने जमकर तबाही मचाई तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड ने मुसीबत को दोगुना कर दिया। सापुतारा पहाड़ियों से गिरे भारी पत्थर से गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला हाईवे शाम तक बंद रहा, जिससे कई गाड़ियां घंटों फंसी रही। ये तस्वीरें गुजरात की जीवन रेखा सरदार सरोवर नर्मदा डैम की हैं, जो अब खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव से डैम करीब 92% तक भर चुका है। मैं इस वक्त गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध पे हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है सरदार सरोवर नर्मदा बांध का नजारा। नर्मदा बांध के जो ये 5 गेट है, 5 गेट खोल के करीबन 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। साथ में पावर हाउस को भी चलाया जा रहा है और इसके कारण नर्मदा नदी में करीबन 1 लाख क्यूसेक जितना पानी बह रहा है और इसके कारण भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के 27 जितने गांवों को अलर्ट किया गया है। दरअसल सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जो कैचमेंट का इलाका है वहां पे लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण सरदार सरोवर नर्मदा बांध के ऊपर जो पानी का इनफ्लो है वो 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा हो गया था और इसी के कारण डैम के गेट खोल के पानी छोड़ा जा रहा है और अभी भी जो बारिश है वो हो रही है और इसी के कारण लगता है कि जो डैम के जो 5 गेट खोले हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा बांध है वो 90% से भी ज्यादा भर चुका है। यानी कि अब जो भी पानी आएगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। साबरकांठा में 6 घंटे में हुई 6 इंच बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। एक अस्पताल में तो इतना पानी भर गया कि अस्पताल को सभी मरीजों के लिए बंद करना पड़ा। अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया और अंदर कमरों में भी घुटनों से ऊपर तक पानी है। आत्मालभ हॉस्पिटल में हर रोज़ रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरीजों का सारवार होता है। यहाँ पे आज के दिन में 25 से 30 मुफ्त आँखों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के लिए पेशेंट्स को बोला हुआ था, जिनको आज हमें वापस भेजना पड़ा है। और ये बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कतें हो रही है
पहली बार है कि हॉस्पिटल के अंदर भी 6 इंच तक पानी पूरा अंदर आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। पंचमहल में भी मौसम ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद सैलाब ने गोधरा की सड़कों को अपने आगोश में ले लिया। 2 घंटे की बारिश में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, नवसारी से रौनक जानी और पंचमहल से जयेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बनासकांठा से विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। दांता तहसील इलाके में 2 गांवों के बीच कीड़े मकोड़ी नदी बहती है। इस नदी में जैसे ही पानी बढ़ता है दोनों गांवों का संपर्क टूट जाता है। करीब 200 से अधिक बच्चे स्कूल जा नहीं पाते। गांव वाले प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो इन्होंने खुद ही समस्या से निपटने की ठान ली। गाँव वालों ने 20,000 रुपये का चंदा इकट्ठा किया, खुद ही पुलिया बना डाली। फिर पुलिया बनकर तैयार होने की खुशी में लोगों ने पुलिया पर गरबा भी किया। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था का रंग दिखाई दे रहा है। देश भर में पंडाल सजे हैं। अलग अलग थीम्स वाले पंडाल भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अहमदाबाद में बनाए गणेश पंडाल अनोखा होने के साथ महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये पंडाल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की थीम पर बनाया है। यहाँ का जो गणेश पूजन है वो अहमदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका और क्या विचार आया? ये एक दिमाग में ऐसा ही था कि जो लोग शहीद हुए उनको एक श्रद्धांजलि भी मिल जाए और एक लोगों को एक मैसेज भी मिल जाए कि भाई जो हुआ, जो लोगों ने वहाँ के जो लोगों ने जो सरकार को जो सपोर्ट किया, तो हमको ऐसा लगा कि भाई कुछ हमें भी कुछ नया करना चाहिए और हर साल हम ऐसी ही कुछ नई थीम पे ही गणपति बिठाते हैं और 10 दिन सारे हमारे जो मंडल के हैं सब भाविक भक्त हम सब सेवा पूजा करते हैं और हमको ये अच्छा लगता है कि भाई 10 दिन दादा आते, दुख हर के जाते, सुख दे के जाते, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गणेश विसर्जन कितने दिन के बाद आप करते हैं? क्योंकि एक शानदार यहाँ पे थीम, हर चीज़, मतलब ये कह सकते हैं कि इसको देखकर हम ये एहसास कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा प्लेन क्रैश में। लेकिन गणेश जी की पूजा आराधना होती है, किस तरह से विसर्जन करते हैं, कितने दिनों के बाद विसर्जन होता है? हम 10 दिन रखते हैं, फिर 10वें दिन विसर्जन करते हैं और हम कुंड भी यहीं ही बनाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ बहुत ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है कि फिर 10 दिन रखे और फिर गणपति ऐसे देखते हैं, अपने न्यूज़ में भी देखते हैं कि फिर मूर्तियाँ ऐसे ही पड़ी होती है। वो अपने सेवा की 10 दिन, फिर उसका क्या मतलब आया? तो हम कुंड भी यहीं बनाते हैं, 10 दिन सेवा पूजा करते, धाम-धूम से कथा करते और सभी से हमारे जो भक्त हैं सभी एकदम सेवा भाव से पूजा करते हैं। इस पूरे थीम को लेकर पूरे अहमदाबाद में एक अलग ही प्रकार की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा है। लोग दूर दूर से यहाँ पे न सिर्फ इस थीम लेकिन भगवान गणेश जी के दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ अगर इस पंडाल की बात करें तो गणेश युवक मंडल द्वारा जिस प्रकार का यहाँ पे आयोजन किया गया है, सुबह शाम आरती होती है, साथ ही में 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाएगी और 10वें दिन जो भगवान का विसर्जन जो करना होता है वो यहीं पास में ही भगवान की मूर्ति को धूमधाम से विसर्जित किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। और अब आपको गुजरात के सबसे अमीर गणपति के दर्शन करवाते हैं। गुजरात के सबसे अमीर गणपति के सर पर चमचमाता हुआ ताज है, हाथों में सोने चांदी के चमकते हुए जेवरात हैं, गले में फूलों की माला, ऊपर से नीचे तक बाप्पा की प्रतिमा सोने चांदी और अमेरिकी डायमंड से सजी है। सूरत में गणेश उत्सव के मौके पर शहर के अलग अलग इलाकों में छोटी बड़ी 80,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। घर घर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। आलीशान मंडपों, लाइटिंग से सजावट और थीम आधारित पंडाल बनाए गए हैं। ये गुजरात के सबसे धनी गणपति पंडाल में से एक है, जिसमें प्रवेश करने पर राजमहल जैसा एहसास होता है, क्योंकि इस पंडाल को बड़े बड़े झूमरों से सजाया गया है और अंदर सिंहासन पर विराजमान है गणपति बप्पा। बप्पा के सिर पर चमचमाता ताज है, हाथों में सोने चांदी के चमकते जेवरात हैं और गले में फूलों की माला। मतलब ऊपर से नीचे तक बप्पा की प्रतिमा सोने चांदी और अमेरिकी डायमंड से सजी है। ये गणपति में सोना लगा है, 25 से 30 किलो सोना चांदी का गणपति है। उसमें डायमंड, अमेरिकन डायमंड जड़े हैं, पर डायमंड कितने हैं वो गिन नहीं सकते हैं।
यहाँ से जो भक्त आते हैं वो बॉम्बे से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, बड़ौदा से आते हैं, किधर दूर दूर से आते हैं। भाविक भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भक्त ज्यादा से ज्यादा आते हैं। भगवान गणेश जी का मुकुट 2 किलो सोने चांदी से बना है, जबकि हाथों में 3 किलो सोने और चांदी के कवर लगे हैं। पैरों के कवर और कमरबंद भी सोने चांदी से तैयार किए गए हैं, इसीलिए इन्हें सूरत का सबसे धनी बप्पा कहा जा रहा है। हर साल 1972 से इधर गणपति की स्थापना हुई है। 53 ईयर्स हुआ है ये गणपति को, और 1.5 किलो सोना चांदी के दागिने चढ़ाए और 15 से 2000 किलो अमेरिकन डायमंड्स के दागिने बनाए हुए हैं। हमारे पिताजी लोग यहाँ पे छोटे थे तब लेके आते थे, तभी से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा ही आयोजन होता है और बहुत बढ़िया होता है। ऐसा इधर गणपति बापा के दर्शन करके ऐसा लगता है कि हम लोग साक्षात गणपति बापा देख रहे हैं इधर। सूरत के कुछ युवकों ने इस बार भगवान गणेश की स्थापना तापी नदी में तैरते हुए मंडप में की है। इस विशेष तरह के आयोजन के लिए खास व्यवस्था भी की गई। 350 से 500 किलो वजन उठाने में सक्षम प्लास्टिक शीट पर भगवान गणेश का छोटा सा पंडाल बनाया है। स्थापित करने के लिए पहले तो हमने एक फाइबर का फ्लोटिंग शीट लिया है एयर टाइट, जो 350 से 500 केजी तक का वेट आराम से ले सकती है, और उसके ऊपर हमने लाइट हाउस का थीम रखा हुआ है इस बार। सो हमने लाइट हाउस का ही कंसेप्ट उठा के सेम कंसेप्ट का यूज करके फ्लोटिंग शीट के ऊपर मेटलिंग शीट और वेल्डिंग रॉड, आयरन रॉड लेके पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। सूरत के रांदेर इलाके में तापी नदी के बीच एक लाइट हाउस जैसा पंडाल बनाया गया है, जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सूरत पे बहुत सारे पंडाल है गणपति जी के, बट यहाँ पर सबसे यूनिक है। यहाँ पर हमारी तापी रिवर है सूरत में, उसके अंदर स्थापित किया गया हुआ है गणपति जी। यहाँ पर बोट है और यहाँ हमारे बोट में अंदर जाने के कुछ नजारे ही कुछ अलग है। आयोजकों का कहना है कि 2006 में सूरत में भारी बाढ़ आई थी और काफी नुकसान हुआ था। तब विघ्नहर्ता से निवेदन किया गया था कि लोगों को बाढ़ से बचाएं। उसके बाद से ही इस इलाके के लोग गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा गुजरात बाप्पा के स्वागत में रंगा है। गुजरात का वडोदरा शहर इस बात की गवाही दे रहा है। पोलो ग्राउंड के पास राजस्तंभ परिवार के गणपति पंडाल की तस्वीरें देखिए। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राजमहल में आ गए हों। राजस्तंभ परिवार ने लोटस वर्सेस पैलेस की थीम पर गणपति पंडाल को सजाया, जो बेहद मनमोहक है। इस सजावट पर करीब 45 लाख रुपए खर्च किए गए। विशेष बात यह है कि बेकार के कागज से 100% इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति तैयार की गई। चमकते दमकते इस पंडाल को 3 महीने में तैयार किया गया। पंडाल में आकर्षक लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, एसी की सुविधा के साथ साथ भक्तों की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी और सीसीटीवी लगाए गए। पंडाल की थीम लोटस वर्सेस पैलेस पर आधारित है, जो यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का अनूठा संगम है। यहाँ बाप्पा के दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। इनका कहना है पंडाल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजमहल में आ गए हों। श्री राजस्तंभ परिवार, हमारा जो मंडल उसका नाम श्री राजस्तंभ परिवार है, और पिछले 35 साल से हम भगवान गणेश जी की स्थापना करते हुए आए हैं। इस बार के जो भगवान गणेश जी हमने स्थापित किए हुए हैं, उसकी विशेषता ये है कि वो 200 किलो पेपर वेस्ट में से पूरा रेडी किया हुआ है, जो 100% इको फ्रेंडली है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। हमने हर साल जो राजस्तंभ परिवार है, जो बड़ौदा की जनता के लिए कुछ यूनिक सोचती है, तो इस बार जो वॉलंटियर्स भाई सारे बैठे थे, तो उनके दिमाग में ऐसे आया कि इस बार कुछ अलग सा, पहले से हमने पहले भी किया है, लेकिन कुछ अलग पहले सबको दिखाना है। तब जाके ये विचार आया, और ये पूरा थीम तैयार करने में ये लोटस वर्सेस थीम है, जो यूरोपियन आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन से पूरा पहले से तैयार किया हुआ है। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या में एक्शन चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल जी इमैनुअल को हटाकर मैनेजमेंट ने नए प्रिंसिपल को नियुक्त किया। इससे पहले जिला अधिकारी ने स्कूल मैनेजमेंट से 18 डॉक्यूमेंट देने को कहा। आज स्कूल मैनेजमेंट की टीम पुणे से अहमदाबाद पहुंची, 13 डॉक्यूमेंट सबमिट किए। जो 7th डे का मैनेजमेंट है, उसकी पुणे की ऑफिस से एजुकेशन डायरेक्टर और दो लोग, उसमें एक एडवोकेट थे, वो 3 लोगों के प्रतिनिधि मंडल आज मिलने के लिए आया था। उन्होंने खुलासा रजू किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल जी इमैनुअल थे, उनकी जगह पे एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में मिस्टर रॉबिन्सन की नियुक्ति की गई है, और वो आगे की जांच करके
इधर एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाएगी, उसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा खुलासा रख के गए हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट जो हमने मांगे थे, क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम से बंद है तो कोई डॉक्यूमेंट्स जो उसका दे नहीं रहे थे, तो इन्होंने हमने 18 जितने डॉक्यूमेंट मांगे थे उसमें से 13 जितने दिए हैं।